कंपोनेंट्स हैं। तो थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे के फिर इसमें, क्योंकि लेंथी टॉपिक है, 2-3 दिन चलता है, तो फिर मैं ये लिखने वाला काम शुरू कर दूंगा, उसको आप साथ साथ समझें। इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बफर्स ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर एक सॉल्यूशन है वो मैंने बफर में रखा हुआ है, तो केमिकल है उसको बफर सॉल्यूशन में रख दिया, तो क्या होगा कि वो जो बफर है इट कीप्स द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन सेम, उसको चेंज नहीं होने देता, रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। जैसे बफर जोन होते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, आपको पता है बफर जोन होता है, तो उस एरिया में कोई लोग आ जा नहीं सकते दोनों साइड से, तो वो दोनों साइड्स को बफर कर रहा होता है। इसी तरह वहीं से ये वर्ड निकला बफर केमिस्ट्री में, इज अ सॉल्यूशन व्हिच प्रोटेक्ट्स कीप्स द पीएच कांस्टेंट। प्रॉपर डेफिनेशन में लिखूंगा बाद में। तो अच्छा, अब अगर एक सॉल्यूशन की पीएच चेंज ना हो तो उसका बड़ा फायदा होता है। फायदा उसका ये होता है कि वो चीज स्पॉइल नहीं होती, खराब नहीं होती, ठीक है। केमिकली उसकी जो नेचर है, कॉम्पोजिशन है, इट स्टेज द सेम। अच्छा, अब उसका इंडस्ट्री में काम पर फायदा है, लाइक वेयर आर द बफर्स यूज्ड। बफर्स फूड इंडस्ट्री सारी में यूज हो रहे हैं। जितनी भी बॉटल्ड स्टोर्ड चीजें हम यूज करते हैं, इन पे एक्सपायरी लिखी होती है 6 मंथ 1 ईयर, तो वो खाने पीने की चीजें, जूसेस हैं, जैम्स हैं, सारी इस तरह की चीजें वो बफर्स में बनती हैं। उनके बाद अगर आप उसके कंटेंट इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो उसमें सारे उसके कैलोरी काउंट के साथ नीचे स्टेबलाइजर, एमल्सिफायर्स वगैरह लिखा होता है। जो स्टेबलाइजर है वो बेसिकली बफर होता है। इंडस्ट्री में इसको स्टेबलाइजर कहते हैं, केमिस्ट्री में बफर कहते हैं इसको। इसके साथ बफर्स आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जितनी भी मेडिसिन हैं, सिरप्स हैं, स्पेशली बच्चों के, वो बफर्स में स्टोर करते हैं फार्मासिस्ट, क्योंकि जब वो केमिकल है उसको आपने बफर में रख दिया तो वो उसकी मेडिसिन की पीएच चेंज नहीं होने देगा। जब पीएच नहीं चेंज होगी तो वो चीज इफेक्टिवली अपना काम करेगी, खराब नहीं होगी। फिर बफर्स, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सारी बफर्स पे चल रही है। कॉस्मेटिक्स, लोशंस, सोप्स, शैम्पू सब बफर्स में बनाते हैं, क्योंकि अगेन एक शेल्फ लाइफ होती है केमिकल की। अगर वो पड़ा हुआ है तो वो पड़े पड़े 2 महीने में मिक्सचर्स होते हैं केमिकल्स जो हम यूज करते हैं, तो उन मिक्सचर्स के अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं, दे कीप ऑन रिएक्टिंग विद ईच अदर, दैट कुड चेंज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर वो बफर में पड़ा हुआ है तो उसकी पीएच चेंज नहीं होगी, तो वो ठीक रहेगा। तो कोई भी फूड आइटम है जैसे, तो वो 2 तरह से खराब होती है। एक तो ये है कि उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, कोई उसमें जर्म्स आ जाए, उसको रोकने के लिए वो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह डालते हैं, SO2 वगैरह। और दूसरा वो खराब होता है अगर उसकी पीएच चेंज हो जाए, तो पीएच को कंट्रोल बफर करता है। तो अब एक सॉल्यूशन है, केमिकल है, उसका लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल इतना मेजर यूज है, तो उसको उन्होंने क्या किया, आपके सिलेबस में डाल दिया। और इक्विलिब्रियम के चैप्टर में इसको इसलिए रखा है क्योंकि जो बफर पीएच को कंट्रोल करके रखते हैं उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन इन्वॉल्व है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इसलिए ये आपके सिलेबस में इतना डिटेल इंट्रो इसका देने का ऑब्जेक्टिव ये था कि बफर इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन जैसे मैंने कहा इस पे लगते हैं खत्म होने में, और आप इसको उतनी रिस्पेक्ट से पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और पेपर में आने का बड़ा क्लियर चांस है। 3-4 ऐसे टॉपिक हैं A2 में, मतलब हमें ऑलमोस्ट आइडिया होता है ये पेपर में जरूर आते हैं, और जिस साल नहीं आते तो हमें पता होता है ये पेपर डिफरेंट बना है। जैसे 2016 का एक पेपर डिफरेंट है, 2018 का एक पेपर P4 डिफरेंट है, 4-2 वाला, क्योंकि वो थोड़ा हट के पेपर बनेगा, मुश्किल भी है। तो लेट्स नाउ स्टार्ट ऑल दीज थिंग्स विद दैट साइड, आई विल राइट देम डाउन। बफर की टाइप्स हैं, उनकी वर्किंग है, सब पढ़ेंगे। सो बफर्स आर मिक्सचर्स which resist the change in pH. अच्छा, अब बफर की जो डेफिनेशन है उसमें आपको ये 2 वर्ड्स मस्ट हैं, उसके बगैर मार्क्स नहीं है। एक तो ये कि बफर्स आर मिक्सचर्स, ठीक है, बफर्स कंपाउंड नहीं है। दूसरी चीज के दे रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। रेजिस्ट का मतलब है कि पीएच चेंज होने से रोकते हैं, लेकिन इसकी जगह आप ये नहीं लिखोगे कि बफर्स डू नॉट लेट द पीएच चेंज। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, इसके नंबर कटेंगे। मतलब बफर कोई ऐसी डिवाइन फोर्स नहीं है कि आप एक केमिकल है उसमें बफर में रखा आपने उसको, और आप जो मर्जी करें बाहर से उसमें एसिड डालें, बेस डालें, तो उसकी पीएच चेंज ही नहीं होगी। रेजिस्ट करते, लेकिन अगर आप उसमें कोई एक्स्ट्रा एसिड बेस डाल देंगे तो पीएच चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर वर्ड रेजिस्ट मिस करते हैं अपनी डेफिनेशन में बफर की तो नंबर कटता है। अब इस चीज को आप रियलाइज नहीं करते, आप कहते जी मैंने तो यही लिखा था।
अभी आज मैं चेक कर रहा था एक स्कूल के, तो उसमें बफर की डेफिनेशन, मतलब अगर आप ये लिख दें कि बफर कीप द पीएच कांस्टेंट, ये भी गलत है। कांस्टेंट का मतलब है कि नो मैटर व्हाट बफर उसको चेंज नहीं होने देगा, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, तो ये नहीं, वर्ड रेजिस्ट हैज टू बी देयर। फिर मिक्सचर कहना है उसको आपने, तो ये डेफिनेशन लिखेंगे। और इसके बाद बफर की टाइप्स हैं वो लिखते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि जी यूजिंग अ सूटेबल बफर सजेस्ट हाउ बफर्स वर्क, तो उसमें क्या होता है, सूटेबल बफर आपने खुद ही सोच के लिखना होगा, तो वो ये टाइप्स में लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ बफर्स। अच्छा, जो बफर्स हैं देयर आर टू टाइप्स, एक होते हैं एसिड बफर, फिर होते हैं बेस बफर्स। acid buffers and base buffers. Acid buffers and base buffers. So acid buffers are mixtures of weak acid and its salt. ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ. An acid buffer is a mixture of weak acid and its salt. ठीक है ना, आपने weak acid has to be there. Strong acid का कभी बफर नहीं बनाते हम. देखिए, एसिड बफर जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, विल बी द वन हुज पीएच विल बी अराउंड 5-6, क्योंकि ये वीक एसिड से बना है, और उसी का सॉल्ट हम लेंगे. सॉल्ट क्यों लेते हैं ये आगे आपको समझ आएगी. लेकिन साइंटिस्ट यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर्स इन डिफरेंट प्लेसेस. आप जस्ट इमेजिन कि आप ऑरेंज जूस है, पल्पी है, ये फ्रेश है, डिफरेंट पीते रहते हैं रानी टाइप आप. अब ऑरेंज जूस है वो आप लेते हैं, तो ऑरेंज जूस की पीएच एसिडिक होती है 5 और 6. ठीक है, तो उसको स्टोर करना है आपने, तो उसको एसिड बफर में स्टोर करेंगे. समझ आ रही बात. ऑरेंज जूस एसिडिक होता है ना, ये जितने भी आप जूसेस पीते हैं, कैंडीज या ये सारी चीजें जो खाते हैं, दे आर स्लाइटली सॉर इन टेस्ट, खट्टी होती है, बिकॉज दे आर एसिडिक, वीक एसिडिक, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनमें. तो उनको स्टोर करने के लिए आप एसिडिक बफर यूज करेंगे, आप ऐसा बफर नहीं यूज करेंगे. आप अगर मैं ऑरेंज जूस में बेस बफर डाल दूं, तो वो बेस जाके ऑरेंज जूस से पहले खुद रिएक्ट करेगा, तो उसकी पीएच को किधर ले जाएगा वो. तो आपने सेम बफर यूज करना होता है. तो अब वीक एसिड इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि आप ऑरेंज जूस पीना है आपने, आप उसको HCl में तो नहीं स्टोर करेंगे. ठीक है, सो इट हैज टू बी वीक एसिड. अच्छा, इसी तरह बेस बफर्स यूज होते हैं, बच्चों के सिरप्स होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक सिरप्स हैं, आपको याद होगा, बचपन इतना दूर नहीं है अभी, वैसे 5-6 साल पहले 12 साल के बाद टैबलेट स्टार्ट होती है, तो उससे पहले तो सिरप देते हैं बच्चों को. आपको पता है वो बच्चों को फ्लू हो जाए या तो वो एंटीबायोटिक सिरप देते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बनाना फ्लेवर. बट अगर आप वो फ्लेवर के बगैर पिए कभी, तो बड़े कड़वे होते हैं. फ्लेवर एस्टर्स डाल के जरा उसको स्वीटनर डाल के ठीक कर देते हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर बेसिक एंड बेस इज बिटर, ये आपने बचपन से पढ़ा है. एसिड्स और होते हैं, बेसिस आर बिटर. तो टिपिकली मेडिसिन बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं, क्योंकि वो उनकी एल्कलाइन पीएच होती है, कड़वी होती है. उनको फिर बेस बफर में स्टोर करेंगे आप. आप अपनी मेडिसिन जो बेसिक है उसको एसिड बफर में तो नहीं डालेंगे ना, वो तो रिएक्ट कर जाएगा. शैम्पूज हैं, सोप्स हैं, लोशंस हैं, क्रीम्स हैं, ये सारी एल्कलाइन पीएच वाली होती है, उनको बेस बफर में स्टोर करते हैं. So you should understand that buffers also have pH. एक एसिड बफर होते हैं, बेस बफर होते हैं. एसिड बफर्स वीक एसिड से और उसके सॉल्ट से बनते हैं, और बेस बफर वीक बेस उसके सॉल्ट से. लेकिन एक एक एग्जांपल आपने खुद याद रखनी है कि if you get to quote an acid buffer in exam, तो you could write one. So let's say इथेनोइक एसिड, ये हमारा फेवरेट वीक एसिड है, इथेनोइक एसिड, और इसी का सॉल्ट CH3COONA. That's one example. Ethanoic acid plus its salt solution, water में लेंगे हम उसको.
aqueous solution. आप aqueous लिख दें, ये solution साथ word लिख दें. So the mixture of these two would be considered an acid buffer mixture. And because it consists of two things, mixture है, इसीलिए buffer की definition में भी हमने mixture लाजमी लिखना है. अच्छा, इसी तरह से जो base buffer है, it would be the mixture of weak base and its salt. मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट. अब एक वीक बेस बफर आपने खुद जो मैं लिख रहा हूँ वो याद रखें. नॉर्मली एग्जामिनर क्वेश्चन में आपको खुद ही बफर कोट करता है कोई ना कोई, और फिर वो उसकी वर्किंग पूछता है आपसे. सो ऑल द बफर्स वर्किंग आर सेम, फर्क सिर्फ फार्मूला का थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, बाकी सेम रहता है. अब वीक बेस बफर की जो एग्जांपल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स सॉल्ट लाइक अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो बेस आपने यूज किया उसी का सॉल्ट होना चाहिए. सॉल्यूशन, यस, एक्वस. सॉल्यूशन फॉर्म. अच्छा, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से इस टॉपिक का मेन थीम है कि जी बफर काम कैसे करते हैं. हाउ डू बफर्स रेजिस्ट चेंज इन पीएच, ये हमने पढ़ना है. लेकिन उस पे जाने से पहले ये जो यूसेस मैंने आपको बताए थे बफर्स के, वो मैं लिख दूं, वो भी सिलेबस में है. तो होता ये है कि मैं ये वर्किंग वगैरह सारी पढ़ा देता हूँ और यूसेस रह जाते हैं मुझसे समहाउ, और वो पेपर में आते रहते हैं. तो यूसेस ऑफ बफर लिख लें बिफोर आई फॉरगेट देम. फिर हम बफर की वर्किंग पे आ जाएंगे. ये जितने भी इंडस्ट्रीज के मैंने नाम लिए, बफर्स आर यूज्ड इन ऑल दोस इंडस्ट्रीज, लाइक इन फार्मास्यूटिकल, इन फूड इंडस्ट्री. कुछ दफा क्या होता है कि एग्जामिनर एक दो यूसेस लिख देता है क्वेश्चन में और कहता है इसके अलावा बताओ, तो फिर ये तीन चार आपने याद रखने लाजमी. फूड इंडस्ट्री, फिर इन कॉस्मेटिक्स, और फोर्थ एक एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट वो होते हैं जो चीज़ों की एक्यूरेट कंसंट्रेशंस वगैरह निकाल के बताते हैं. आप अपना वाटर सैंपल ले जाते हैं कि जी मुझे डाउट है इसमें कैडमियम आ रहा है, क्रोमियम है, पॉइजनस है या कोई चीज़ है. तो एनालिटिक जो लैब्स होती हैं वहाँ पर वो इसको टेस्ट करेंगे टू द मैक्सिमम एक्यूरेसी. तो उनके पास जो रिएजेंट्स होते हैं दे आर बेस्ट कंसंट्रेशन रिएजेंट्स, तो वो उनको सेव रखने के लिए फिर बफर्स में हमेशा स्टोर करके रखते हैं एनालिटिकल जो केमिस्ट होते हैं. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर बफर्स यूज होते हैं. ये चार यूसेस आपने एटलीस्ट याद रखने हैं और पेपर में जितने पूछे जाए आप उतने कोड कर दें. अब नेक्स्ट इसके बाद है वर्किंग ऑफ बफर. तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है. बफर की डेफिनेशन है, टाइप्स हैं, एक एक एग्जांपल मैंने लिख दी, यूसेस लिख दिए. अब असल चीज स्टार्ट होगी कि बफर काम कैसे करते हैं, पीएच चेंज को रेजिस्ट कैसे करते हैं. अच्छा, वैसे इस डेफिनेशन के साथ अगर आपने कुछ ऐड करना है कर सकते हैं, वो कंपल्सरी पार्ट नहीं है. डेफिनेशन बफर की इधर खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ पार्ट्स केसेस में आप देखोगे कि ये भी लिखा होगा. थोड़ा एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है लेकिन it is very much correct. The buffers are mixtures which resist the change in pH even if small amount of acid or base is added in it. Like अगर एक बफर में आप थोड़ी अमाउंट में एसिड बेस डाल दें तो वो उसको भी रेजिस्ट करता है, स्मॉल अमाउंट. अच्छा, अब ये नॉर्मली मैं नेक्स्ट पार्ट डेफिनेशन में इसलिए नहीं ऐड कराता क्योंकि ऑलरेडी ये टू की वर्ड्स हैं, इनके मार्क्स हैं, मिक्सचर और रेजिस्ट के. तो अगर आप अगला सेंटेंस लिखेंगे तो एक और कीवर्ड आ जाएगा और वो नहीं लिखा तो नंबर कटेंगे, और वो है स्मॉल अमाउंट. अगर आपने एसिड बेस वाली स्टोरी लिखनी है कि जी उसमें एसिड बेस डाल दें तो भी पीएच को रेजिस्ट करता है, तो फिर स्मॉल अमाउंट इंपॉर्टेंट है कि अगर बफर में मैं थोड़ा एसिड और बेस डालूं तो उसको रेजिस्ट करेगा. लेकिन अगर आपने सिर्फ ये लिखा कि इवन इफ एसिड और बेस इज एडेड इन इट, तो फिर नंबर कटेंगे, क्योंकि थोड़े बहुत ड्रॉप्स को तो रेजिस्ट करेगा लेकिन ज्यादा सी अमाउंट डल गई उसमें एसिड बेस की फिर नहीं करेगा रेजिस्ट.
वैसे nobody would add acid or base in buffer intentionally कि जी चेक करे ही करता है कि नहीं, लेकिन ये है कि somehow in some reactions going on in a medicine maybe or cosmetic product, वो जो साइड रिएक्शन हो रहे होते हैं उसकी वजह से उसमें एसिड बन रहा होता है समटाइम, तो वो उसको भी रेजिस्ट करता रहता है। तो ये डेफिनेशन में आप ऐड कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट द कंपल्सरी पार्ट ऑफ इट। द नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ बफर। वर्किंग ऑफ बफर, अच्छा जो बफर्स की वर्किंग है वो इन अ वे इट्स अदर वे अराउंड, लाइक जिस तरह से एसिड बफर काम करता है उसका अदर वे अराउंड बेस बफर काम करता है, लेकिन एक समझ जाए तो दूसरी भी वाइस वर्सा ही है एक तरह से। तो हम दोनों को गो थ्रू करेंगे। लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस वर्किंग ऑफ एसिड बफर। अच्छा, अब एसिड बफर की जो एग्जांपल मैंने स्टार्ट में ली थी, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट, उसी को यूज करके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से एन एसिड बफर वुड रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई एग्जांपल चेंज हो जाती है पेपर में बफर की तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। All right, so let's just consider that acid buffer. Suppose if we had a beaker और उस beaker में मेरे पास ये acid buffer पड़ा हुआ है, इथेनोइक एसिड और इसका सॉल्ट सोडियम इथेनोएट। जो सॉल्ट होगा वो हाईली सॉल्युबल होगा। वीक एसिड ऑलरेडी वीक एसिड है, ये आयनाइज नहीं करता, बहुत पोरली आयनाइज करता है, लेकिन जो उसका सॉल्ट होगा दैट हैज टू बी हाईली सॉल्युबल। टिपिकली जो वीक एसिड्स होते हैं उनके सॉल्ट्स हाईली सॉल्युबल ही होते हैं। अच्छा, ये होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब एक्विड्स, तो ये करेगा आयोनाइज, और आयनाइजेशन रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव और साथ इसके CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, और ये भी एक्विस आयंस। Okay, so I had let's say I had this buffer mixture और बीकर में पड़ा हुआ है मेरे पास। अच्छा, इसको हम कहते हैं बफर सिस्टम। ये जो पूरा रिवर्सिबल इक्वेशंस हैं दोनों इसकी, इसको बोलते हैं बफर सिस्टम। अच्छा, अब देखिए ये एसिड बफर है and these two are like in equilibrium with their ions and we call it buffer system। और इसकी अपनी जो pH है वो 5 है, वीक एसिड से बना तो 5 है, राइट। अच्छा, अब ये पड़ा हुआ है आराम से, इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा एसिड ऐड करके देखते हैं कि जी ये करेगा क्या। एसिड ऐड करेंगे तो वी हैव सेड कि इट वुड रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, ठीक है। लाइक लेट्स से कि मेरे पास एक बॉटल है, उसमें ड्रॉपर से मैं कुछ HCl डाल देता हूँ इसमें, स्मॉल अमाउंट, ये वाली। तो हम थोड़ा HCl के ड्रॉप्स डाल के चेक करेंगे इसकी पीएच चेंज होती है कि नहीं, और बड़ा आसान है। यू हैव पीएच मीटर, आप उसमें लगा दें तो आपको पीएच मीटर पीएच बताएगा उसकी, और बाहर से आप एसिड डालें तो वी एक्सपेक्ट इट्स पीएच टू ड्रॉप, कम होनी चाहिए क्योंकि एसिड डाल स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं, लेकिन वो पीएच मीटर बताएगा कि उसकी पीएच अराउंड 5 ही रहेगी। थोड़ी अगर वो 4.8 या 7 पे जाएगी फिर 5 पे आ जाएगी। अब वो कैसे ये काम होगा वो हमने समझना है। इधर केमिस्ट्री और इधर इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल रिएक्शन के चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं आपके सामने, ये रिवर्सिबल है, इसीलिए बफर्स इस चैप्टर में फिट हो रहा है टॉपिक। अच्छा, अब मैं 2-3 चीजें एक्सप्लेन करूंगा, कुछ पूछूंगा, आप आंसर करें, आपको समझ आ जाएगी।
मुझे ये बताएं कि इस बफर की पीएच है 5। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो बफर सिस्टम है इसमें से विच पार्टिकल, हम केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं स्पीशी, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड के लिए हम वर्ड स्पीशी भी यूज कर लेते हैं। A2 में अक्सर एग्जामिनर यूज करता है केमिस्ट्री में। So in the buffer system, which species is responsible for pH 5? कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है? ये है ना, किसी भी चीज की पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से, क्योंकि आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन आयन बेसिकली एसिड रिलीज करता है और वही उसकी पीएच को कंट्रोल भी करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच 1-2 होती है, वीक की 5-6 होती है। तो अब ये पीएच इसको कंट्रोल ये कर रहा है बफर की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम ज्यादा हुई बफर सिस्टम में तो फिर इसकी पीएच चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बफर ये काम नहीं होने देगा। बफर इसकी कंसंट्रेशन जो बाहर से ऐड हुई है उसको कंट्रोल कर लेगा। जब कंट्रोल कर लेगा तो पीएच कांस्टेंट रहेगी। अब कैसे रहेगी वो समझना आप। अच्छा, बाहर से जो मैंने HCl डाला, ये फर्स्ट केस है हमारा, तो इसको हम केस नंबर 1 कर देते हैं कि इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड, अगर इस बफर में बाहर से हम थोड़ा सा HCl डाल देते हैं स्मॉल अमाउंट, तो ये जो HCl मैंने डाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट वुड आयोनाइज इटसेल्फ, वुड कंप्लीटली एक्सप्रेस एंड फॉर्म द हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन, राइट। अब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि पीएच कंट्रोल कैसे रही, चेंज क्यों नहीं हुई, उसको आपने समझना है। जो चीज समझ आएगी वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। सिर्फ लिखने पे फोकस नहीं करेंगे आप, वरना समझ नहीं आएगी। देखिए जरा बोर्ड पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, इस बफर की पीएच 5 कौन कंट्रोल कर रहा है बफर सिस्टम में? अपने हाइड्रोजन आयन। अच्छा, अब इसकी पीएच का जो एनिमी है बाहर से वो कौन है? HCl। HCl में कौन सी चीज है पीएच को कंट्रोल नहीं होने देगी, चेंज करेगी? HCl में ये हाइड्रोजन आयन। अब ये जो हाइड्रोजन आयन बाहर से आपने ऐड किए हैं एक्स्ट्रा, बफर सिस्टम में कोई चीज ऐसी है व्हिच कैन एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन आयन, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन बाहर से आ रहे हैं, बफर सिस्टम में कोई चीज ऐसी है जो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, फ्री नहीं रहने देती। जब हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं रहेंगे, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन बाहर से आए, अगर वो फ्री नहीं रहेंगे तो पीएच चेंज नहीं होगी। अब थोड़ा सा सोच के आपने बताना है कि बफर सिस्टम में से, ये बफर सिस्टम है पूरा, बफर सिस्टम में से कौन सी चीज है जो हाइड्रोजन आयन को पकड़ लेगी, फ्री नहीं रहने देगी। तो बफर सिस्टम में देखो, ये तो मॉलिक्यूल्स है ना, इधर आएंगे आप, इधर मेरे पास ये और ये पॉजिटिव है, तो ये तो इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, बाकी क्या रहेगा? नेगेटिव आयन। सो जो नेगेटिव इथेनोएट आयन है, इट वुड एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन। और इन अ वे आप कह सकते हो कि इफ आई वुड मेक दिस इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट हैंड साइड, इधर ही शिफ्ट करेगा ना। जब आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन लार्ज करते हैं तो रिएक्टेंट ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन बाहर से आए, इनको इथेनोएट आयन ने एक्सेप्ट किया और अनआयोनाइज्ड एसिड बन जाएगा एक्स्ट्रा। वो जो एक्स्ट्रा एसिड बनेगा वो आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि वो इसके रिएक्शन को रिवर्स करके हुआ है, बैकवर्ड साइड पे जाके हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन आए थे बाहर से, उनको बफर ने एक्सेप्ट कर लिया, नेगेटिव आयन ने, और अनआयोनाइज्ड एसिड बना दिया, उससे पीएच कंट्रोल रह गया। बट ऑल दैट इज बेस्ड ऑन द स्मॉल अमाउंट। थोड़ा सा भी आपने ज्यादा HCl डाल दिया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, फिर बफर कुछ नहीं कर सकता, फिर पीएच चेंज होगी। इसलिए आप ये चीज समझेंगे कि अगर आपने ये लिखना है तो ये स्मॉल अमाउंट के मार्क्स हैं और इधर भी फिर स्मॉल अमाउंट के मार्क्स। अच्छा, अब पेपर में एग्जामिनर आपको सिचुएशन देता है। सिचुएशन क्या देता है कि आपको वो बफर दे देगा खुद से, कोई भी बफर, और वो आपसे कहेगा कि इस बफर में अगर हमने एसिड ऐड किया तो विद द सुटेबल इक्वेशंस सजेस्ट हाउ द पीएच इज नॉट चेंज्ड। लेट्स से HCl मैंने इसमें डाला, तो इसके आंसर में अब आपने क्या लिखना है वो मैं लिख देता हूँ, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है। इससे नीचे आप ऐड कर लें कि एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम HCl is accepted by the ethanoate ion of the buffer producing
unionized ethanoic acid CH3COOH which does not affect pH. तो अब जो आपका आंसर है उसमें ये वर्ड अनआयनाइज्ड मस्ट है, लाइक जो एक्स्ट्रा एसिड बन रहा है वो अनआयनाइज्ड है। और इसकी इक्वेशन भी समटाइम जैसे भी मैंने कहा ना एग्जामिनर कहता है विद द सूटेबल इक्वेशन शो के हाउ द पीएच इज नॉट चेंज, तो वो जो इक्वेशन आप लिखोगे उसमें ये इथेनोएट आयन combining with the H positive of the HCl and that makes CH3COH। अच्छा ये इक्वेशन आप लिखते हैं उसमें, लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि रिवर्सिबल का साइन नहीं लगाएंगे, इररिवर्सिबल रहेगा, क्योंकि इसमें भी अगर आपने रिवर्सिबल लगा दिया इट मींस जो एसिड बना है एक्स्ट्रा वो फिर आयनाइज हो रहा है तो वो पीएच इफेक्ट कर देगा, तो आपने अनआयनाइज दिखाना है, इररिवर्सिबल। अच्छा अब आप लोग ये लिख लें तो एक दो पॉइंट्स मैं और हाईलाइट करता हूँ इसमें। फिर ये मैंने फर्स्ट केस लिखा है कि अगर मैं एसिड बफर में एसिड डालूं तो वो पीएच चेंज को कैसे रेजिस्ट करता है, बट इफ इन एसिड बफर वी पुट सम बेस लाइक NaOH डाल दूं तो वो उसको भी रेजिस्ट करेगा, ठीक है, उसको भी चेंज नहीं होने देगा। एसिड बफर कैन रेजिस्ट बोथ एसिड बेसिस, इसी तरह बेस बफर दोनों को रेजिस्ट कर सकता है। अच्छा अब इसमें एक चीज जो आपको समझनी है, इंपॉर्टेंट है, कुछ टाइम स्टूडेंट्स आगे जाके पूछते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं स्टार्ट में उसका आइडिया दे दूं। बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट। समटाइम आपके माइंड में आता है कि ये सॉल्ट हमने क्यों डाला हुआ है बीच में, इसलिए डाला है कि ये वीक एसिड है और वीक एसिड का इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे है, मतलब ये आयनाइज नहीं करता, ये 90% ऐसे ही बैठा रहता है, वीक एसिड है। 10% आयोनाइज करते, जब 10% आयोनाइज करेगा तो इथेनॉइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। ये बात समझ आ रही? देखो वीक एसिड है, वीक एसिड आपने ओ लेवल से पढ़ा ना कि दे आयोनाइज इनकम्प्लीटली पुअरली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास वीक एसिड है तो वो 90% वैसे ही होगा, आयोनाइज नहीं करेगा, 10% में भी आयोनाइज करेगा। जब 10% आयोनाइज करेगा तो इथेनोएट आयन कंसंट्रेशन विल बी वेरी लो, तो हम सॉल्ट उसके इसलिए डालते हैं, वो हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल का इक्विलिब्रियम इधर होता है, वो आयोनाइज करता है। सॉल्ट मैंने इसलिए डाला कि ये जो इथेनोएट आयन है ये वाला, ये मोस्ट लाइकली सॉल्ट से ही आया था, ठीक है, इससे आया था ये वाला। अच्छा अब उससे वो जो एक्स्ट्रा एसिड बना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैम्ब्रिज वाले इतनी डेप्थ में जाते नहीं है लेकिन आपको याद रखना चाहिए वैसे। ये जो नेगेटिव आयन है ये सॉल्ट से आया था, ये एसिड बना और वो इसके पूल में ऐड हो गया। अब इसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी 90 है 100 में से, विच इज वेरी लार्ज। अब उस 90 में अगर मैं 2 और ऐड कर दूं 92 हो जाएंगे, तो 90 में 2 ऐड करके उसकी कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा खास। जिन चीजों की कंसंट्रेशन लार्ज होती है उनमें थोड़ी बहुत चेंज होने से वो कांस्टेंट ही रहती है। KW में मैंने ये बात बताई थी कि वाटर की कंसंट्रेशन लार्ज होती है तो आयंस कम ज्यादा होने से उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इफेक्ट नहीं होता। तो ये वही चीज है, हमें सॉल्ट क्यों ऐड करना है, क्योंकि वीक एसिड तो आयंस बना ही नहीं रहा, तो सॉल्ट उसको सपोर्ट करता है इस जगह पर, नेगेटिव आयन, और उसी एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी एसिड का सॉल्ट अगर मैं नहीं लूंगा तो मेरा नेगेटिव आयन कॉमन नहीं होगा। देखो अगर मैं इथेनोइक एसिड और सॉल्ट में ले लेता हूँ प्रोपेनोएट का, सोडियम प्रोपेनोएट, तो ये तो इथेनोएट आयन है, तो प्रोपेनोएट आयन इसको जस्टिफाई नहीं करेगा, वो डिफरेंट एसिड बनाता रहेगा। सो उसी एसिड का सॉल्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसी तरह जो बेस लेंगे उसी बेस का सॉल्ट होना चाहिए कि आयन कॉमन रहे। जो बाहर से HCl ने हाइड्रोजन आयन दिए थे, वो हाइड्रोजन आयन नेगेटिव आयन ने एक्सेप्ट करके अनआयोनाइज्ड एसिड मॉलिक्यूल बना दी, और एसिड एक्स्ट्रा बनने से पीएच में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, या उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता, तो पीएच सेम रहती है। बट ऑल ऑफ दैट इज कंडीशनड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड बीइंग एडेड, राइट, नॉट विद एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड। अब इसमें कोई क्वेश्चन है, पूछें बिफोर आई मूव ऑन टू सेकंड केस व्हिच इज लाइक एडिशन ऑफ। जो टाइम ज्यादा हो गया आज, अभी क्लास आप लोगों की है मैथ की, इसके बाद किसी की उस पर रोक देते हैं, आपके नहीं है।
लेकिन इधर से फिर जल्दी में करने का फायदा नहीं है, लेकिन क्विकली रिकैप कर लेते हैं। अगर इसमें मैं बेस डाल दूं, लाइक अगर इसमें NaOH डाल दूं, NaOH में से जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं उनको ये हाइड्रोजन आयन पकड़ेगा, वाटर बनाएगा, लेकिन उसके साथ हम देखेंगे कि पीएच स्टिल क्यों नहीं चेंज होती। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक स्टोरी है थोड़ी, कल ध्यान से उससे तो वो जान छुड़ा के आता है ना। स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस आयोनाइज रहते हैं, तो सोडियम के साथ वो कभी भी नहीं जाएगा वापस। यहाँ से इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शायद मेरी घड़ी आ गई है।